भारतीय राजनीति की विशेष बात यह है कि हमारे देश में क्षत्रपों की महत्वता कभी कम नहीं होती, भले ही बड़े स्तर पर या देश के स्तर पर एक नेता पर ही केंद्रित चुनाव क्यों ना हो जाए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, वैसे तो एक बात मैं कहना चाहूंगा इस पूरे के पूरे विषय पर आने से पहले कि आखिर मैं किसे बधाई दूं। आखिर मैं तृणमूल को दोबारा या तीसरी बार सत्ता में आने की बधाई दूं या फिर बीजेपी को असम में आने की बधाई दूं। दक्षिण भारत में पिनरई विजयन को दोबारा मुख्यमंत्री चुने जाने पर बधाई दूं या फिर स्टालिन को पहली बार मुख्यमंत्री चुने जाने पर बधाई दूं या पुडुचेरी में एनडीए गठबंधन की पहली बार सरकार बनने पर उन्हें बधाई दूं। बधाई किस बात की दूं और बधाई किन्हें दूं? जिन लोगों ने इस देश को एक मरघट में तब्दील कर दिया, ऐसे नेताओं को जिन्हें जहां इस देश में जो संकट आन पड़ा है, इस समय जिस महामारी के दौर से, जिस आपदा के दौर से हम गुजर रहे हैं, वहां पर देश को राष्ट्रीय नीति की आवश्यकता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे नेता व्यस्त हैं राजनीति करने में। और ये सारा का सारा जो ये तमाशेबाजी हुई, ये सारी की सारी जो नौटंकियां हुई, ये सारी की सारी जो धुआंधार प्रचार हुआ, इसके बाद निकल कर क्या हमारे सामने आया। फर्ज कीजिए आप कि जब युद्ध होता है तो जिस समय युद्ध हो रहा होता है उस समय दोनों पक्षों की ओर से किसी को भी इस बात का इल्म नहीं होता कि आखिर नुकसान कितना बड़ा हो रहा है। लेकिन जब पूरा का पूरा युद्ध समाप्त हो जाता है तो उसके बाद मूल्यांकन होता है, उसके बाद समीक्षा की जाती है, उसके बाद ये देखा जाता है कि आखिर कितनों ने अपनों को खोया। इसी प्रकार से इस बार महामारी की पृष्ठभूमि में या महामारी के इस साए के तले जब ये तमाम चुनाव कराए गए, ये तमाम चुनाव आयोजित हुए, उस समय शायद हमारे राजनेताओं को इस बात का इल्म नहीं था या उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इग्नोर करके रखा हुआ था कि इस देश में चुनाव के बाद या इन 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव के बाद आखिर क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत सारे लोग इस बात को कह सकते हैं कि आखिर देश में जो बढ़ते हुए केसेस हैं वो तो उन राज्यों से सामने आ रहे हैं जहां पर चुनाव नहीं हो रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मैं उनको कहना चाहूंगा कि जब हमारे देश के वो नेता जिन पर इस देश की कमान है, जिनके हाथों में इस देश की बागडोर है, जो इस देश का नेतृत्व करते हैं, या जिन राज्यों में चुनाव है वहां के जो मुख्यमंत्री हैं वो उस राज्य का जो नेतृत्व करते हैं, जब वो सिर्फ और सिर्फ चुनाव की नीतियां बनाने में ही व्यस्त होंगे तो आखिर उनके पास समय ही कहां बचेगा। भले ही वो कितना भी फोटो सेशन के लिए कर लें या कितना भी औपचारिकता के लिए कर लें कि वो बैठकें कर रहे हैं, वो कोविड की स्थिति को देख रहे हैं, लेकिन सच बात तो यह है कि इस देश में सिर्फ अब राजनेता नहीं बचे, सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लोभी ही बचे हुए हैं। वो लोग जो सत्ता पाने के लिए कितने लोगों की भी बलि दे सकते हैं। बहुत कठोर शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूं। एक वीडियो मैंने बनाई थी दोस्तों कि मैं इन चुनाव के परिणामों को खारिज करता हूं। मैं आज भी उस बयान पर कायम हूं, लेकिन चूंकि ये बहुत बड़ी घटना है और आखिर इन तमाम चुनाव के, चाहे उपचुनाव हुए हो या फिर 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं, इन तमाम चुनावों के मायने क्या है मैं आपको इस पूरी वीडियो में बताऊंगा, राज्यभर बताऊंगा और आखिर आपके लिए जानना जरूरी है कि आखिर इससे क्या संदेश निकलता है। बहरहाल दोस्तों, शुरुआत में करना चाहूंगा सबसे पहले, क्योंकि सारा का सारा फोकस चूंकि पश्चिम बंगाल में ही हो गया है और होना भी चाहिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल की तरफ इस समय या पिछले 2 महीनों में जिस प्रकार से आक्रामक प्रचार पश्चिम बंगाल में हुआ है वो वाकई में अभूतपूर्व था। लेकिन बहरहाल मैं पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और बात करूंगा मैं असम की, लेकिन उससे पहले मैं बात करना चाहूंगा उपचुनाव के बारे में दोस्तों, क्योंकि दरअसल देश के भीतर जहां इन 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव संपन्न कराए गए, तो उसी के साथ साथ देश के 11 राज्यों में 14 विधानसभा सीटों पर और 4 राज्यों की 4 लोकसभा सीटों पर भी उपचुनाव को आयोजित कराया गया। और सबसे पहले आपको मैं संक्षेप में इन तमाम विधानसभा सीटों और लोकसभा सीटों के नतीजों के बारे में बताना चाहूंगा।
सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि उत्तराखंड में सल्ट विधानसभा पर इस सीट पर उपचुनाव हुआ था, यहां पर भाजपा की जीत हुई है। अगर मैं बात करूं राजस्थान की, तो राजस्थान में 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव कराए गए थे। इनमें से सुजानगढ़ और सहाड़ा पर कांग्रेस की जीत हुई है, जबकि राजसमंद पर बीजेपी की जीत हुई है। झारखंड की बात करूं तो यहां पर मधुपुर विधानसभा पर उपचुनाव कराया गया था, जहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की जीत हुई है। मध्य प्रदेश में दमोह पर चुनाव कराया गया, दमोह सीट पर, और यहां पर कांग्रेस की जीत हुई है। महाराष्ट्र में पंढरपुर मंगलवेढ़ा पे चुनाव कराए गए और यहां पर भाजपा की जीत हुई है। नागालैंड में नोक्सेन विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराए गए, यहां पर एनडीपीपी के प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए हैं। गुजरात में मोखा हदफ यहां पर चुनाव कराया गया, यहां पर भाजपा की जीत हुई। कर्नाटक में 2 उप चुनाव कराए गए 2 सीटों पर विधानसभा की। बासफ कल्याण में भाजपा की जीत हुई और मस्की में कांग्रेस जीती है। मिजोरम में सेरछिप एक विधानसभा सीट है, यहां पर चुनाव कराया गया, यहां पर ZPM की जीत हुई है। तेलंगाना में नागार्जुन सागर विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराया गया, जहां पर टीआरएस की जीत हुई। उड़ीसा की पिपली में चुनाव को स्थगित कर दिया गया क्योंकि वहां पर एक प्रत्याशी की मौत हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। इन तमाम जगहों पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि 17 अप्रैल को वोटिंग डाली गई थी और इसके नतीजे 2 मई को आए हैं, यानी आज से 2 दिन पहले आए हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि 4 राज्यों की लोकसभा सीटों पर भी, या ऐसा समझ लीजिए कि 4 राज्यों में जो लोकसभा की सीट्स थी 4, वहां पर भी उपचुनाव कराए गए। सबसे पहले कर्नाटक की बात करूंगा। कर्नाटक की बेलगाम लोकसभा सीट पर भाजपा की जीत हुई है। आंध्र प्रदेश की तिरुपति लोकसभा सीट पर वाईएसआर कांग्रेस की जीत हुई है। तमिलनाडु की कन्याकुमारी सीट पर लोकसभा की सीट है, यहां पर कांग्रेस की जीत हुई है। और केरल के मल्लापुरम में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की जीत हुई है। इनमें से जो 2 लोकसभा सीट्स हैं कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की, यानी बेलगाम और तिरुपति, यहां पर भी अन्य जो इससे पहले मैंने आपको विधानसभा सीटों की बात बताई, वहीं पर उन्हीं के साथ यहां पर भी मतदान हुआ था 17 अप्रैल को। जबकि तमिलनाडु और केरल में चुनाव इन दोनों लोकसभा सीटों पर 6 तारीख को कराए गए थे, 6 अप्रैल को, जिस दिन इन दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव की भी वोटिंग होनी थी। तो ये तमाम मैंने आपको उपचुनाव की बातें बता दी दोस्तों। और यहां पर एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन तमाम परिणामों से इन अलग अलग राज्यों की, जहां पर मैंने आपको बताया, इनकी जो संबंधित ये वहां पर जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं उन पर किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ये सिर्फ और सिर्फ साख की लड़ाई थी और इसमें मैंने आपको सिलसिलेवार तरीके से बता दिया कि आखिर किस पार्टी की कहां पर जीत हुई है। अब बढ़ते हैं दोस्तों विधानसभा चुनाव की तरफ, 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के नतीजों की तरफ। तो दोस्तों आपको सबसे पहले मैं आंकड़े बता देता हूं तमाम राज्यों के कि किस पार्टी ने कितनी सीटें जीती, किस गठबंधन ने किस राज्य में कितनी सीटें जीती, और इसके बाद विस्तार से राज्यवार मैं आपको बताऊंगा कि आखिर क्या क्या कारण थे जो मैंने एनालाइज किया है, और आखिर क्या कारण थे एक पार्टी की जीत के और एक पार्टी के हार के, जितना मैंने एनालाइज किया है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की वापसी हुई है तीसरी बार, और तृणमूल कांग्रेस ने, पहले आप ये जान लीजिए कि राज्य में 294 कुल विधानसभा की सीट है और इनमें से 292 सीटों के नतीजे आए हैं। 2 सीटों पर चुनाव को स्थगित कर दिया गया था क्योंकि वहां पर उम्मीदवारों के जो मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल से आते हैं उनकी मृत्यु हो गई थी, इसलिए यहां पर 292 सीटों के नतीजे आए हैं। इनमें से तृणमूल कांग्रेस के रिकॉर्ड 213 सीट्स आई हैं। इसके अलावा बीजेपी के गठबंधन को 77 सीट्स मिली है और यह भी एक ऐतिहासिक है बीजेपी की दृष्टि से मैं बात करूं। जो अन्य दल हैं उन्हें 2 सीटें मिली हैं और कांग्रेस और वामपंथी दलों के गठबंधन को 1 भी सीट नहीं मिली है। यह हो गया पश्चिम बंगाल का दोस्तों। इसके अलावा मैं आपको तमिलनाडु का बताना चाहूंगा। तमिलनाडु में 234 कुल विधानसभा की सीट है, यहां पर बहुमत के लिए 118 सीटें चाहिए। पश्चिम बंगाल में 148 सीटें चाहिए बहुमत के लिए। आपको अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों तो डीएमके में 154 सीटें जीती हैं, द्रमुक पार्टी है ये, और इसके गठबंधन ने, जिनके साथ कांग्रेस पार्टी भी थी, और इन्होंने 154 सीटें जीती हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि एआईएडीएमके का गठबंधन, जिनके साथ बीजेपी है,
इन्होंने 77 सीटें जीती हैं और अन्य दलों ने 3 सीटों पर विजय प्राप्त करी है। यानी यहां पर डीएमके 10 साल के बाद शासन में लौट रही है तमिलनाडु के। इसके अलावा दोस्तों असम की बात करूं तो असम में भारतीय जनता पार्टी लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी करने जा रही है। बीजेपी के गठबंधन ने 75 सीटें जीती हैं, कांग्रेस के गठबंधन ने 49 सीटें जीती हैं 49, और अन्य दलों ने 2 सीटें जीती हैं। राज्य में कुल 126 सीटें हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा केरल की बात, तो केरल में 140 कुल सीटें हैं। यहां पर एलडीएफ गठबंधन ने, जो कि लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट है, यहां पर इन्होंने 99 सीट जीती हैं। यूडीएफ ने 41 सीटें जीती हैं और एनडीए गठबंधन ने एक भी सीट नहीं जीती है। असम में चूंकि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि भाजपा की वापसी हो रही है, यहां पर भाजपा का खाता भी नहीं खुला है, और केरल में एलडीएफ यानी लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट पिनरई विजयन राज्य के दोबारा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। 40 साल के इतिहास में एक प्रकार से ये पहली बार हो रहा है कि कोई वापसी कर रही है, कोई गठबंधन केरल में। तो उस एक प्रकार से जो चक्र था उसे तोड़ा है और पिनरई विजयन को एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। और अंत में बात दोस्तों पुडुचेरी की करना चाहूंगा। पुडुचेरी में एनडीए गठबंधन पहली बार सत्ता में आएगा, 16 सीटें इन्होंने जीती हैं। यूपीए गठबंधन जो कि कांग्रेस नीत है, इन्होंने 8 सीटें जीती हैं, और अन्य गठबंधन जो अन्य दल हैं उन्होंने 6 सीटें जीती हैं, और कुल मिलाकर पुडुचेरी विधानसभा में 30 सीटें हैं। इनमें से 3 विधायकों को नामित किया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा, यानी भाजपा के 3 विधायक तो और भी आएंगे। बड़ी विचित्र परिस्थिति है, लेकिन ये है। तो कुल मिलाकर सार ये हुआ दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी तीसरी बार सत्ता में वापसी करेंगी और उन्हें विधायक दल का नेता भी चुन लिया गया है। कल जब बैठक हुई और उन्होंने राज्यपाल को, जो जगदीप धनखड़ साहब हैं, उनको इस्तीफा भी सौंपा, और ये भी खबर आई कि 5 मई को शपथ लेंगी मुख्यमंत्री पद की, और 6 तारीख को उनके मंत्रिमंडल की शपथ ली जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों इसके बाद अगली जो इस पूरे का पूरा सार यह है कि तमिलनाडु में द्रमुक पार्टी यानी डीएमके की वापसी हुई है, और डीएमके यानी एम करुणानिधि की पार्टी थी, जो दिवंगत एक वरिष्ठ नेता थे। उनके सुपुत्र एमके स्टालिन मुख्यमंत्री होंगे राज्य के, और कई जगह ऐसी रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि 7 मई को हो सकता है कि वो शपथ ग्रहण करें। इसके अलावा केरल में पिनरई विजयन दूसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे, और वहां पर एलडीएफ का शासन होगा, वामपंथी दलों का शासन होगा। इसके अलावा पुडुचेरी में सरकार गिर गई थी कुछ ही महीने पहले, और उसके बाद वहां पर चुनाव कराए गए, और उसमें एनडीए गठबंधन की पहली बार सत्ता में वापसी होगी। सत्ता में पहली बार वो काबिज होगी, वापसी नहीं काबिज होगी। और असम में भारतीय जनता पार्टी दूसरी बार सफल हुई है। गैर कांग्रेसी दल है, ये पहली बार ऐसा हुआ है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी ने या किसी अन्य दल ने जो गैर कांग्रेसी है उसने असम में दोबारा सरकार बनाई है। यहां पर खींचतान होगी कि आखिर मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल को ही कंटिन्यू किया जाए, या फिर राज्य के कद्दावर नेता और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हेमंता बिस्व शर्मा को वहां का मुख्यमंत्री बनाया जाए, जिन्होंने अहम भूमिका अदा की है। तो ये फलसफा हुआ दोस्तों। 3 राज्यों में सत्ता विरोधी लहर को नकार दिया गया है, जबकि 2 राज्यों में सत्ता का परिवर्तन हुआ है। अब बढ़ते हैं राज्यवार अलग अलग राज्यों की परिस्थितियों की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले बात होगी पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में जब से तारीखों का ऐलान हुआ उसके बाद से, यानी जब से विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ उसके बाद से लगातार सुगबुगाहट तेज हो गई। लगातार बयानबाजी का दौर शुरू हुआ। चंडी पाठ, हिंसा, आगजनी, हत्या, आपत्तिजनक भाषा का उपयोग, एक दूसरे के कार्यकर्ता पर हमले, जानलेवा हमले, बमबारी, किसी एक प्रकार से समुदाय के घर में जाकर भोजन करना और ऐसी भाषा का उपयोग करना जो कि वाकई में अमर्यादित है, ये तमाम दौर शुरू हो गया। इस बार का पश्चिम बंगाल का चुनाव बहुत ज्यादा जहरीला था। वैसे भी पश्चिम बंगाल का इतिहास रक्त रंजित रहा है, लेकिन इस बार वाकई में स्थिति बहुत ज्यादा नियंत्रण से बाहर हो गई थी, और फिर उसमें चुनाव आयोग का रवैया बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण था। मैं आपको याद कराना चाहूंगा दोस्तों कि किस प्रकार से नंदीग्राम में हिंसा हुई, किस प्रकार से कूच बिहार में हिंसा हुई, किस प्रकार से एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए किस प्रकार से मर्यादा का उल्लंघन किया गया। लेकिन इसके बाद सभी ने राहत की सांस ली कि आखिर
पश्चिम बंगाल में जो 8 चरणों के तहत चुनाव आयोजित कराए गए वो संपन्न हो गए। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों सबसे पहले कि पश्चिम बंगाल में जो 8 चरण के चुनाव हुए, इनमें ऐसा कोई भी चरण नहीं था जहां पर भाजपा की जीत हो, और भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूरे कैडर को इसमें उतार दिया था। भारतीय जनता पार्टी के एक से एक शीर्ष नेता, जिसमें प्रधानमंत्री से लेकर राज्यों के मुख्यमंत्री तक शामिल थे। कई राज्यों के केंद्रीय मंत्री भी शामिल थे जिन्होंने धुआंधार प्रचार किया, लेकिन जो नतीजा था वो वाकई में संतोषजनक नहीं था। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इसे अपनी सैद्धांतिक जीत के आधार पर देख सकती है। वो ये कह सकती है कि 2016 में उसे 3 सीटें मिली थी और अब इस बार उन्हें 77 सीटें मिली हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर इसे मैं कंपेयर करूं लोकसभा के चुनाव से, 2019 के चुनाव से, तो यहां पर यह आंकड़ा उसके सामने कहीं पर भी नहीं टिकता, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 18 सीटों पर जीत दर्ज की थी। राज्य में कुल 40 सीटें हैं, 22 पर तृणमूल जीती थी। और अगर आप इन 18 सीटों को विधानसभा सीटों के माध्यम से कन्वर्ट करेंगे, उनके उस दृष्टि से देखेंगे, तो ये तकरीबन 121 सीटें बनती हैं। इस लिहाज से तो भारतीय जनता पार्टी बहुत पीछे रह गई। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं की तरफ से और विशेष रूप से केंद्रीय गृह मंत्री की ओर से इस बात के दावे किए गए कि राज्य में भारतीय जनता पार्टी 200 से ज्यादा सीटों पर विजय प्राप्त करेगी, लेकिन यहां पर तो वो उस आंकड़े से कोसों दूर दिखाई देती है। वहीं दूसरी ओर ममता दीदी का जादू कायम रहा। ममता दीदी के साथ, ममता बनर्जी के साथ लोगों की संवेदनाएं, उनका भावुक होना और उनका पैर पर चोट लगने के बाद एक प्रकार से इस पूरे चुनाव से लोगों का उनसे जुड़ाव भावनात्मक हो गया, जो उनके पक्ष में गया। साथ ही साथ कुछ और भी कारण है जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, लेकिन आपके मन में बहुत बड़ा एक सवाल ये आ रहा होगा कि आखिर खेला तो हुआ, खेला हो गए पश्चिम बंगाल में, लेकिन एक खेला और हुआ, और ये खेला ये हुआ दोस्तों कि यहां पर पश्चिम बंगाल पर तो तृणमूल कांग्रेस का राज एक बार फिर से कायम हो गया। यानी एक बार फिर से ये डिसाइड कर लिया गया, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया, कि पश्चिम बंगाल में दीदी की सरकार एक बार फिर से बनेगी। तीसरी बार ममता बनर्जी की सरकार पश्चिम बंगाल में बनेगी। लेकिन यहां पर एक पेच अटक गया दोस्तों। पेच ये अटका कि सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल सीट पश्चिम बंगाल की, वहां पर दरअसल ममता बनर्जी चुनाव हार गई, और वहां पर उन्हें जिन्होंने हराया वो उन्हीं के सिपह सलार थे। पहले उन्हीं की पार्टी में थे शुभेंदु अधिकारी। और यह मामला ऐसा हो गया दोस्तों कि जिस दिन मतगणना हो रही थी उस दिन कभी कुछ चरणों की वोटिंग के बाद शुभेंदु जीत रहे थे, कुछ चरणों की वोटिंग के बाद इस बात का घोषणा कर दी गई कि ममता बनर्जी जीत रही हैं। लेकिन अंततः 1956 वोट से, यानी 1956 वोट के बाद, वोटों के डिफरेंस से शुभेंदु अधिकारी की जीत हुई नंदीग्राम में, जिसके बाद नंदीग्राम में हिंसा भी हुई, शुभेंदु अधिकारी की गाड़ी पर पथराव भी हुआ। और एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा कि कल तक हिंसा के जितनी भी घटनाएं हुई हैं उसमें 4 लोगों की मौत हो गई है। बीजेपी दावा करती है कि उनके 9 कार्यकर्ताओं पर हमले हुए हैं और उनकी मौत भी हुई है। साथ ही साथ बीजेपी के आसनसोल में और एक दो जगह और है, वहां पर दफ्तर पर भी आग लगाई गई है, उनके दफ्तरों में आग लगाई गई है, और सीधे तौर पर उन्होंने टारगेट किया है तृणमूल कांग्रेस को, उनके कार्यकर्ताओं को। यानी कि एक बार फिर से बंगाल में चुनाव के संपन्न हो जाने के बावजूद भी हिंसा का दौर नहीं रुक रहा, आगजनी की घटनाओं का दौर नहीं रुक रहा। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि इस पर केंद्रीय गृह मंत्रालय और राज्यपाल ने रिपोर्ट मांगी है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या कार्रवाई होती है। क्या शपथ ग्रहण के बाद यह सिलसिला रुकेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। और मैं चाहता हूं कि यह हिंसा रुके, क्योंकि ये ठीक नहीं है। बहरहाल दोस्तों, मैंने जब जिक्र किया नंदीग्राम का, तो नंदीग्राम में जब ममता बनर्जी की हार हो गई, तो इसमें कई सारे लोग इस बात को लेकर सोच रहे हैं कि आखिर अगर ममता बनर्जी विधायक नहीं चुनी गई है, विधायक नहीं बनी है, वो जीती नहीं है, तो आखिर वो मुख्यमंत्री कैसे बनेंगी। तो इसके पीछे का भी मैं आपको रीजन बता देता हूं कि हमारे संविधान के द्वारा क्या ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि एक अगर व्यक्ति या एक प्रत्याशी अगर विधायक चुनकर नहीं भी आता है तो भी वो मुख्यमंत्री बन सकता है। ये प्रावधान दोस्तों ये है दरअसल कि हमारे देश में ऐसा कहा गया है, ये संविधान द्वारा ये कहा गया है कि मुख्यमंत्री बनने के लिए या तो विधानसभा या फिर विधान परिषद, जिन राज्यों में 2 सदन होते हैं दोस्तों, विधानसभा और विधान परिषद, उनमें से किसी एक का सदस्य होना होता है। और अगर इनमें से आप किसी के सदस्य नहीं है तो शपथ लेने के 6 महीने के भीतर सदस्य बनना पड़ता है। नियमों के अनुसार मुख्यमंत्री पद की शपथ के बिना भी विधायक रहते ली जा सकती है, यानी मुख्यमंत्री पद की शपथ भी विधायक रहते ली जा सकती है। लेकिन इसके बाद मुख्यमंत्री को 6 महीने का वक्त मिलता है
और इस तय समय सीमा के अंदर उनका विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना अनिवार्य होता है। अगर 6 महीने के अंतराल के तहत या उसके भीतर अगर वो नहीं चुनी जाती हैं तो उन्हें इस्तीफा देना होगा। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि वो बड़े आराम से चुन ली जाएंगी और 5 तारीख को उनका शपथ ग्रहण समारोह भी होगा। तो इसका आपको मिल गया कि वो इस प्रकार से बन सकती हैं, बनेंगी बल्कि राज्य की मुख्यमंत्री। अब दोस्तों बड़ी ही जल्दी मैं आपको समझाना चाहूंगा कि आखिर यहां पर कौन कौन से वो रीजन है जो टीएमसी के जीत के कारण बने। सबसे पहले दोस्तों कारण था ममता बनर्जी का फेस, ममता बनर्जी का चेहरा, एक स्थानीय चेहरा, एक लोकल चेहरा, एक ऐसा चेहरा जो लोकल की भाषा में, बंगाली भाषा में कम्युनिकेट करता है, संवाद करता है और साथ ही साथ बंगाली अस्मिता का उनका कार्ड, बंगाल की बेटी होने का उनका कार्ड, वो भावुक कार्ड जिसने बंगाल की जनता को उनके प्रति और ज्यादा झुका दिया। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक और बात है, वो है महिलाओं का फैक्टर। दरअसल कई सारी ऐसी योजनाएं जिसमें कन्याश्री और भी तमाम ऐसी योजनाएं जो कि महिलाओं को सेंटर में रखते हुए, महिलाओं को केंद्रित करते हुए चलाई गई राज्य सरकार के द्वारा। लिहाजा महिलाओं का जो एक प्रकार से लगाव है या उनका जो झुकाव है वो ममता बनर्जी की तरफ और ज्यादा रहा। इसके अलावा अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों का साथ मिलना, अल्पसंख्यक समुदाय हो या फिर बहुसंख्यक समुदाय हो, इन्होंने अच्छी खासी संख्या में ममता बनर्जी को वोट किया है इस बार, जो कि बहुत बड़ा फैक्टर रहा। साथ ही साथ भाजपा को बाहरी बताने की उनकी नीति, क्योंकि ये बात ऐसी एक लेवल पर आ गई थी कि भाजपा को बाहरी बताया जा रहा था, इसलिए लोगों के भीतर ये भी रहा एक प्रकार से कि भाजपा जो है वो बाहरी दल है और इसलिए हमारे ही राज्य की जो मुख्यमंत्री हैं या इसी राज्य का जो क्षेत्रीय दल है, छत्रप है, उन्हीं को वोट करेंगे। इसने बहुत बड़ा फैक्टर अदा किया है। एक ये बहुत सारे दोस्तों कारण थे। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाजपा की हार के कारण क्या थे। भाजपा की हार का सबसे बड़ा कारण यह था कि सीएम फेस का ना होना, जहां पर एक समय या एक और आप देख रहे हैं कि सामने ममता बनर्जी जैसी एक शक्तिशाली व्यक्तित्व की छवि वाली और एक ऐसी मुख्यमंत्री जिनका एक पुराना 10 साल का रिकॉर्ड है वो है, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री और तमाम राष्ट्रीय अध्यक्ष और तमाम मंत्रियों के आश्रय ही चुनाव लड़ रही थी। उनका कोई मुख्यमंत्री का फेस नहीं था वहां पर। ये उनको बहुत ज्यादा, जो प्रधानमंत्री और शीर्ष नेतृत्व पर उनकी निर्भरता थी, वो बहुत ज्यादा उनको महंगी पड़ी है। साथ ही साथ कई सारे ऐसे दल बदलुओं को टिकट देना, कई सारे ऐसे नेताओं को, कई सारे ऐसे प्रत्याशियों को उम्मीदवार बनाना, ऐसे लोगों को उम्मीदवार बनाना जो कि दल बदलू थे, जो कि टीएमसी, मुख्य रूप से टीएमसी से आए थे और कई सारे वामपंथी भी आए थे और कांग्रेस से भी जुड़े थे, उनको टिकट देना भी बहुत बड़ा उन्हें नुकसान हुआ भाजपा को, क्योंकि लोगों ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। इसका मैं अगर आपको बताऊं तो 19 दल बदलू हारे हैं भाजपा के। साथ ही साथ स्थानीय नेताओं का नाराज होना, स्थानीय जो नेता थे वो नाराज हुए क्योंकि उन्होंने जो इन्होंने प्राथमिकता दिया, जो महत्वता दी भाजपा के वहां के नेतृत्व ने या फिर शीर्ष नेतृत्व ने, वो दरअसल उन्होंने दी उन दल बदलुओं को, जिससे ये लाजमी था कि जो स्थानीय नेतृत्व है वो नाराज होना ही था। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ध्रुवीकरण की रणनीति थी भाजपा की, वो फेल हुई है, पूरी तरीके से फेल हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण का जो पूरा का पूरा था, जिसमें आरएसएस भी शामिल था, आरएसएस ने एक प्रकार से जमीन तैयार कर दी, अपने कैडर को, अपने सदस्यों को उतार दिया ग्राउंड पर। उसके बाद एक प्रकार से ये बता दिया गया कि भाजपा को अब आना है और शीर्ष नेतृत्व को भाजपा के आना है, जिसमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री शामिल है, वो बस आके प्रचार कर दें तो सब मामला सेटल हो जाएगा। लेकिन ये गलत उनकी गणना हो गई। एक और बात थी कि संगठन की कमजोरी बूथ स्तर पर भी थी भाजपा की, संगठन मजबूत नहीं था, उनके पास कोई चेहरा नहीं था, इसलिए भी भाजपा की हार हुई। और साथ ही साथ कोरोना का कहर भी था, क्योंकि भाजपा के वहां पर जो प्रभारी है कैलाश विजयवर्गीय, उन्होंने इस बात को कहा है कि कोरोना की वजह से, कोरोना के कारण उनका वोटर निकल नहीं पाया अंतिम चरणों में। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर वोट शेयर की भी मैं बात करना चाहूंगा। वोट शेयर के लिहाज से आप देखिए कि टीएमसी को इस बार 48% वोट्स मिले, 48.2% वोट्स मिले हैं। लोकसभा 2019 के चुनाव के लिहाज से ये 5% ज्यादा है, उस समय इनको 43% वोट मिले थे। भाजपा को 37.7% वोट इस बार मिले हैं। लोकसभा के चुनाव के लिहाज से 3% कम वोट मिले हैं, भाजपा का वोट शेयर भी गिरा है। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको कुछ और बात बताना चाहूंगा जो कि बेहद अहम है। यह बात यह है कि भाजपा के 4 में से 3 लोकसभा सांसद हारे हैं, जिसमें बाबुल सुप्रियो, लॉकेट चटर्जी और स्वप्न दास गुप्ता शामिल हैं।
एक ही लोकसभा के सांसद जीते हैं, उनका नाम है निशित प्रामाणिक, इनकी ही जीत हुई है। इसके अलावा बहुत सारे दिग्गज चुनाव हारे, बहुत सारे अभिनेता अभिनेत्रियां और क्रिकेटर भी चुनाव को हार गए हैं। साथ ही साथ AIMIM और अब्बास सिद्दीकी जैसी पार्टियां जो कि एक धर्म विशेष को टारगेट करती हैं, जो ये कहती हैं कि हम मुस्लिमों का वोट लेने आए हैं, वो भी कुछ खास प्रभाव नहीं कर पाई। और जो अल्पसंख्यक समुदाय है या मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उन्होंने एकजुट होकर तृणमूल कांग्रेस को वोट दिया है। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सारी की सारी लड़ाई दरअसल आसोल परिवर्तन की थी, जो कि भाजपा जिस नारे को कहती थी, भाजपा जय श्री राम के भी नारे लगाती थी, लेकिन जनता को इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। हालांकि खेला हुआ है। और एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा कि कांग्रेस और वामपंथी दल जो कि कभी राज्य में शासन किए हुए थे, करीब करीब 30 साल तक कांग्रेस ने शासन किया और उतने ही सालों तक वामपंथी दलों ने भी शासन किया, इनका पूरा का पूरा सूपड़ा ही साफ हो गया राज्य से। यह दुखद है। इन दोनों पार्टियों को नकार दिया गया है राज्य की जनता के द्वारा, यानी एक प्रकार से बीजेपी को तोहफा दिया इस बार, माफ कीजिएगा, तृणमूल को तोहफा दिया है, बीजेपी को थोड़ा सा एक प्रकार से सांत्वना दी है, सांत्वना पुरस्कार दिया है और सिरे से खारिज कर दिया है वामपंथी दलों और कांग्रेस के गठबंधन को। इसमें अब्बास सिद्दीकी का भी गठबंधन शामिल था। तो बहरहाल दोस्तों, ये कुछ मैंने एनालाइज किया बंगाल के चुनाव के बारे में। और आने वाले समय में ममता बनर्जी एक बड़ी विपक्ष के चेहरे के तौर पर उभर कर सामने आएंगी, इसकी मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं। और ममता बनर्जी ने एक बार दिखा दिया कि वो अकेले ही बंगाल में अपना राज को कायम कर सकती हैं। और जनता ने, जो बंगाल की जनता, उन्होंने एक प्रकार से केंद्रीय नेतृत्व को भी आईना दिखाया, दर्पण दिखाया है कि आप केंद्र में संभालिए, राज्य में हम क्षेत्रीय चेहरे को ही, जो जिनकी पकड़ ज्यादा मजबूत होती है, जिन्हें ज्यादा समझ है, उन्हें ही हम चुनेंगे। यानी एक प्रकार से जो स्थानीय मुद्दे थे वो हावी रहे, स्थानीय चेहरा हावी रहा और देश में जो राजनीति का विकेंद्रीकरण है उसका स्वरूप भी और ज्यादा गहरा गया। तो दोस्तों, पश्चिम बंगाल की ये बात थी और इसके बाद हिंसा वहां पर शुरू हो गई है लगातार। इसे रुकना चाहिए, ये दुखद है। और अब बढ़ता हूं दोस्तों अगले राज्य की तरफ, और ये राज्य है तमिलनाडु। तो दोस्तों, अब बात होगी तमिलनाडु की। और तमिलनाडु में 10 वर्षों के बाद वहां पर अन्ना द्रमुक की विदाई हुई है और द्रमुक यानी DMK की वापसी हुई है। तमिलनाडु में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा एक बार फिर से कि यहां पर DMK गठबंधन को 154 सीटें मिली हैं और AIADMK गठबंधन को 77 सीटें मिली हैं। यहां पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह पहली बार था ऐसा कि जो तमिलनाडु की राजनीति में 2 सबसे बड़े स्तंभ थे, जिसमें M करुणानिधि और J जयललिता, इस बार उन दोनों की मौजूदगी नहीं थी, दोनों का ही निधन हो गया। और इस बार ये चुनाव दरअसल था MK स्टैलिन और जो सत्तारूढ़ पार्टी AIADMK है उनके O पनीर सेल्वम और पलानी स्वामी के बीच। एक प्रकार से कुछ और विपक्षी दल भी थे, जिसमें दिनाकरन, जिसमें कमल हासन की पार्टियां शामिल थी, लेकिन इन दोनों को भी ज्यादा मत नहीं मिला है। मुख्य रूप से तमिलनाडु के जो 2 धड़े हैं या 2 ध्रुव हैं, 2 दल हैं, छत्रप, इन्हीं को ही वहां की जनता ने निर्वाचित किया है। और इस बार MK स्टैलिन पहली बार मुख्यमंत्री बनेंगे। तमिलनाडु में ऐसा नारा भी दिया गया था कि MK स्टैलिन मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में दिया गया था कि खेला होवे या आसोल परिवर्तन, उसी प्रकार से तमिलनाडु में दिया गया था। और कहीं ना कहीं अब ये नारा सार्थक साबित हो रहा है। तो तमिलनाडु में 10 वर्षों के बाद अब DMK की वापसी हो रही है और इस परिणाम के बाद कहीं ना कहीं ये चीज दिख रही है कि तमिलनाडु की जनता तैयार है MK स्टैलिन को उन्हीं के पिता और दिग्गज नेता, वरिष्ठ नेता, जिनका देहांत हो गया, स्वर्गीय M करुणानिधि की सत्ता और उनकी विरासत सौंपने को, राज्य की कमान सौंपने को तैयार है तमिलनाडु की जनता। और बहुत सारे कारण हैं, एक सत्ता विरोधी लहर भी थी कहीं ना कहीं अन्ना द्रमुक के खिलाफ, और साथ ही साथ ये विवाद भी निकलकर सामने आ रहा था। वहां के जो 2 ध्रुव थे या 2 इस पार्टी में जो बड़े बड़े लोग थे, दो बड़े नेता थे, O पनीर सेल्वम और पलानी स्वामी मुख्यमंत्री, इन दोनों के बीच जो मतभेद था वो भी सामने आया और जिसका प्रभाव जाहिर सी बात है कि नकारात्मक पड़ा। उनकी पार्टी के भीतर भी टूट फूट की खबरें सामने आ रही थी। साथ ही साथ शशिकला का भी अलग करना चुनाव से, वो भी उनके खिलाफ रहा। और कुछ और भी स्थानीय मुद्दे थे प्रमुख तौर पर, लेकिन ये प्रमुख कारण थे। साथ ही साथ MK स्टैलिन
एक प्रकार से लगातार जुटे हुए थे प्रचार अभियान में। और अगर मैं आपको बताऊं तो इसके संकेत मिल ही रहे थे, क्योंकि डीएमके ने राज्य में जो 39 जो सीट्स है लोकसभा की, उनमें से 2019 में 38 सीटों पर विजय प्राप्त की थी। तो कहीं ना कहीं एक संकेत मिल रहा था कि अब बदलाव होगा, और इसका अब परिणाम यही रहा कि अब विधानसभा चुनाव में बदलाव हो रहा है। हालांकि द्रमुक के सामने बहुत सारी समस्याएं और बहुत सारी चुनौतियां हैं। पहले तो राज्य पूंजी की समस्या से जूझ रहा है। बजट भी अगले महीने में पेश करना होगा, ये बहुत बड़ी वित्तीय संकट है। साथ ही साथ उससे बड़ा संकट महामारी का है। महामारी का संकट पश्चिम बंगाल में ही है या फिर पूरे देश में भी है, इसलिए दोनों और तमाम दलों को इससे निपटने की आवश्यकता है। साथ ही साथ अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी है तमिलनाडु की जनता के काम और उनकी उम्मीदों पर खड़ा उतरने की, और उम्मीद करते हैं कि इस बार जो द्रमुक पार्टी आई है या फिर इस बार एमके स्टैलिन आए हैं, और इसी के आसरे कांग्रेस पार्टी को भी वहां पर थोड़ी सी जमीन मिल गई है, क्योंकि 16 सीटें उन्होंने भी जीती हैं, तो उम्मीद करते हैं कि ये जनता के लिए काम करेगी। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले राज्य की तरफ, और ये राज्य है असम। तो दोस्तों अब बात असम की होगी, और असम में पहली बार ऐसा हो रहा है कि दरअसल राज्य में कोई गैर कांग्रेसी गठबंधन वापसी कर रहा है। और यहां पर जो बात सारी की सारी थी वो थी दरअसल एनडीए के मित्रजोट गठबंधन की, जिन्होंने तकरीबन 75 सीटों पर जीत हासिल करी है, 126 कुल सीटें हैं। और दूसरा था महाजोट, जो कि कांग्रेस का नेतृत्व वाला गठबंधन था, जिसमें बदरुद्दीन अजमल की भी पार्टी शामिल थी। और इस महाजोट ने 45 सीटों पर जीत हासिल कर 49 सीटों पर जीत हासिल करी है, माफ कीजिएगा। और यहां पर असम में दोबारा सरकार बनाने जा रही है भाजपा नीत राजग, यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। अब यहां पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि सर्बानंद सोनोवाल और हेमंता बिस्वा शर्मा ये दो बड़े नेता हैं। इनमें से सर्बानंद सोनोवाल तो मुख्यमंत्री भी हैं, आने वाले समय में मुख्यमंत्री रहेंगे, इसके कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन कवायद इस बात में भी तेज हो रही है, जुटी हुई है कि हेमंता बिस्वा शर्मा को भी बनाया जाए या उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया जाए, क्योंकि इस बार उन्होंने काफी ज्यादा सक्रिय भूमिका अदा करी है असम के विधानसभा चुनाव में। और भाजपा को विशेष रूप से अपर असम में, जो अपर असम का इलाका है, वहां पर जीत दर्ज कराने में बहुत अहम भूमिका अदा करी है। लोअर असम में हालांकि कांग्रेस और बदरुद्दीन अजमल की पार्टी ने बढ़त बनाई है। अब यहां पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रमुख मुद्दे क्या थे या प्रमुख कारण क्या थे जीत के। पहला प्रमुख कारण आपको मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि जो नागरिकता रजिस्टर था, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन एनआरसी, और नागरिकता संशोधन अधिनियम जो कानून था सीएए, इन दोनों को लेकर असम में जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन हुए थे। लेकिन आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि इस बार जब चुनाव हुए तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा गायब था। यानी भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी ही चालाकी के साथ, एक प्रकार से रणनीति के तहत, चालाकी नहीं होगा सही शब्द, इसे आप रणनीति कह सकते हैं, अपनी चुप्पी साधे रखी। हालांकि जब बाद में गृह मंत्री गए तो ये मामला बाहरी वर्सेस भीतरी का हो गया कि बाहरी को हम असम में नहीं आने देंगे। उसके बाद ये मुखरता के साथ ये पूरा का पूरा विषय सामने आया। लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा ने एक बड़े अरसे तक सीएए और एनआरसी पर चुप्पी साधे रखी, जिसका लाभ उन्हें हुआ अपर असम के इलाके में, जहां पर एक समय भाजपा के शीर्ष नेताओं का प्रवेश तक वर्जित हो गया था। एक दूसरी वजह दोस्तों ये भी है कि कांग्रेस और उनके गठबंधन कहीं ना कहीं इस बात को भुना नहीं पाए, कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से भुना नहीं पाए। जो भाजपा के लूप होल्स थे उन्हें जनता के सामने पेश नहीं कर पाए। और एक और बड़ा विषय या एक और बड़ा कारण यह था, चाय के बागान के जो मजदूर वहां पर काम करते हैं, जो श्रमिक वहां पर काम करते हैं, इन्हें कांग्रेस का एक बहुत बड़ा वोटर माना जाता था। लेकिन पिछले चुनाव हो या फिर इस बार के चुनाव हो, लगातार इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन किया है। और इसी के उपरांत इसी का परिणाम ये निकला कि असम में दोबारा भाजपा की सरकार बन रही है। साथ ही साथ दोस्तों भाजपा की कुछ सरकारी योजनाओं के माध्यम से भी विभिन्न वर्गों तक पहुंचाने की कोशिशें भी उनकी रंग लाई है, जिसमें असम सरकार 6 महीने के भीतर 22 लाख महिलाओं को 830 रुपए प्रति महीना की सहायता देनी शुरू करेगी। उनके खाते में सीधा पैसा ट्रांसफर करने समेत तमाम कई सारी ऐसी योजनाएं शामिल हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि असम में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी चाय के बागान में भी गई थी, चाय के दाने चुगने भी गई थी, ये दिखाने के लिए कि हम आपसे सहानुभूति रखते हैं। लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जो वचन दिए थे उनका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है उसने यहां पर सत्ता में वापसी कर ली। यहां पर दोस्तों कहीं ना कहीं रणनीतिक तौर पर जो चुप्पी थी सीएए पर,
वो बहुत ज्यादा काम आई है भाजपा को। और बहुत ज्यादा तौर पर मैं अगर आपको बताऊं तो कहीं ना कहीं काम आई है हिमंता बिश्व शर्मा की रणनीति और उनका एक प्रकार से पूरा का पूरा इस चुनाव के पीछे कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर आप इसको पश्चिम बंगाल से कंपेयर करें जो कि असम का ही पड़ोसी राज्य है, तो जहां पर भाजपा के पास असम में चेहरा नहीं है मुख्यमंत्री के रूप में, वहीं असम में इनके पास दो चेहरे हैं, प्लस इनका कैडर भी, इनका बूथ स्तर पर कार्यकर्ता भी मजबूत है और सब कुछ अच्छा है, जमीनी स्तर पर पकड़ है, इसलिए भाजपा की वहां पर जीत हुई है। इसके अलावा दोस्तों अब बात करूंगा मैं अगले राज्य की, और ये राज्य है केरल। तो बात दोस्तों एक और दक्षिण भारत के राज्य की, केरल की, जहां पर माकपा के नेतृत्व वाला एलडीएफ गठबंधन जीत दर्ज कर चुका है और इन्होंने, एलडीएफ ने 99 सीट्स जीती हैं। यूडीएफ जो कि कांग्रेस नीत है, इन्होंने 41 सीटों पर विजय प्राप्त करी है, जबकि एनडीए को एक भी सीट नहीं मिली है। शुरुआत दोस्तों करना चाहूंगा एलडीएफ से ही। यहां पर मुख्यमंत्री पिनरई विजयन इस पूरे के पूरे गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं और उनकी बहुत ज्यादा तारीफें हुई हैं, उनकी बहुत ज्यादा प्रशंसा हुई है इस बात को लेकर कि महामारी के दौर में उन्होंने अच्छे तरीके से प्रबंधन किया है। ऑक्सीजन की कमी से जहां पूरा देश इस समय संकट के दौर से गुजर रहा है, कहीं ना कहीं किल्लत महसूस हो रही है बहुत ज्यादा, तो वहीं केरल इस समय निर्भर है, आत्मनिर्भर है सही अर्थों में, क्योंकि केरल में ऑक्सीजन को लेकर कोई भी समस्या नहीं है, वो बल्कि और राज्यों को भी सप्लाई कर रहा है। साथ ही साथ अगर आप देखें तो केरल में भले ही मामले ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन वहां पर मौतों की संख्या कम है, यानी बेहतर तरीके से प्रबंधन किया है, स्वास्थ्य तंत्र को अच्छे तरीके से मजबूत किया है पिनरई विजयन ने। इसी के साथ साथ केरल के इन चुनाव परिणामों से इस बात का भी एक प्रकार से हम सबको सूचना मिलती है, इस बात के भी हमें निर्धारित समझ में आते हैं कि कहीं ना कहीं केरल में आपदा जो आती है, प्राकृतिक आपदा आती है, बाढ़ आती है, उसे भी सही तरीके से उनका प्रबंधन किया है। इसकी बहुत प्रशंसा हुई है मुख्यमंत्री साहब की, इसलिए भी उनकी वापसी हुई है। इसी के साथ साथ दोस्तों भाजपा की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं जो एनडीए गठबंधन है, इन्होंने सबरीमाला मंदिर का भी विषय उठाया था इस बार, इस उम्मीद में कि शायद उन्हें थोड़ा वोट मिल जाए, लेकिन नहीं मिला। साथ ही साथ सॉफ्ट रवैया था इस बार लेफ्ट का उन तमाम मुद्दों को लेकर जो कि धर्म से संबंधित थे, इसका भी उन्हें फायदा हुआ है। साथ ही साथ अगर मैं दोस्तों एक और बात करूं भाजपा की, तो भाजपा ने मेट्रो मैन, देश के मेट्रो मैन ई श्रीधरन साहब को टिकट दिया था, इस आश्रय की उनको शायद जीत मिल जाए, लेकिन उन्हें भी जीत नहीं मिली, उन्हें कांग्रेस के प्रत्याशी ने हरा दिया है और भाजपा को एक भी सीट नहीं मिली है। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि केरल कहीं ना कहीं वहां पर वापसी हुई है 40 वर्षों के बाद, ऐसा पहली बार हुआ है कि वहां पर एक गठबंधन ने दोबारा सत्ता में वापसी करी है और ये दिखाता है कि केरल की जनता का विश्वास अभी भी एलडीएफ पर है। और दक्षिण भारत की जो राजनीति है उसमें दो आपको मैंने राज्यों के नाम बताए, जिसमें तमिलनाडु में एमके स्टालिन जो कि एक अलग पार्टी से आते हैं, और केरल में अगर आप देखें जो कि एक अलग पार्टी से आते हैं। ये बिल्कुल ही डिफरेंट है, जैसे आप उत्तर भारत में देखते हैं या फिर आप पश्चिम भारत में देखते हैं कि आपको दिख जाएगा कि जो 2 या 3 पड़ोसी राज्य हैं वहां पर एक ही दल जीत जाता है, या फिर हो जाता है कि आसपास के कई राज्यों में एक ही दल की सरकार होती है। लेकिन आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से दक्षिण भारत में लोग वहां पर अलग अलग पार्टियों को और विशेष रूप से क्षत्रपों को वोट करते हैं। अब दोस्तों बढ़ना चाहूंगा मैं आखिरी राज्य की तरफ इस वीडियो में, और ये राज्य नहीं बल्कि केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर विधानसभा के चुनाव हुए, और इस राज्य का नाम है, इस केंद्र शासित प्रदेश का नाम है पुडुचेरी। तो दोस्तों कर्नाटक के बाद भारतीय जनता पार्टी को दक्षिण भारत में एक राज्य में और सरकार बनाने का मौका मिला है, और यह है पुडुचेरी। पुडुचेरी में दोस्तों आपको याद होगा कि कुछ ही समय पहले कांग्रेस पार्टी का शासन था वहां पर, कांग्रेस के गठबंधन का शासन था वहां पर, और वी नारायण सामी वहां के मुख्यमंत्री थे। लेकिन जब उन्हीं के कुछ विधायकों ने, जो सहयोगी दल के विधायक थे, उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया, तो उसके बाद वी नारायण सामी की सरकार अल्पमत में आ गई और उसके बाद उनको इस्तीफा देना पड़ गया। उसके बाद वहां पर चुनाव भी हुए और इसमें भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन वाले एनडीए की जीत हुई है। बहरहाल ये वहां की पूरी परिस्थितियां हैं, और मुझे लगता है कि पुडुचेरी की जनता ने इस बार मौका दिया है एक सत्ता परिवर्तन के तौर पर, कि एक बार हमने कांग्रेस को ट्राई कर लिया, इस बार हम भारतीय जनता पार्टी को ट्राई करते हैं। और दोस्तों अब इस वीडियो के आखिरी हिस्से में मैं आपको बताना चाहूंगा कि आखिर इन तमाम चुनाव के निहितार्थ क्या हैं, इनके बड़े
या एक फलसफे के तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि कौन कौन सी प्रमुख बातें हैं। ये 6 पॉइंट्स मैंने निकाले हैं और ये आप जान लीजिए। सबसे पहले ये दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी का धुआंधार प्रचार अभियान, शीर्ष नेताओं का पूरी तरीके से ताकत को झोंकना और तमाम मुख्यमंत्रियों का भी वहां पर जाना, केंद्रीय मंत्रियों का भी जाना पर्याप्त नहीं था। बंगाल ने वहां के स्थानीय मुद्दों को देखते हुए, स्थानीय चेहरे को देखते हुए मतदान किया है और ममता दीदी का जो जादू है वो दरअसल कायम रहा है और सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस और वामपंथियों को हुआ है, जिनकी विचारधारा को पूर्ण रूप से नकार दिया है बंगाल की जनता ने। दूसरा जो एक निहितार्थ यहां से निकलता है वो ये है कि वामपंथियों का कुनबा केरल में मजबूत हुआ है और पूरे देश में अब सिर्फ एक ही राज्य बचा है, केरल, जहां पर लेफ्ट पार्टी की सरकार है। इसके अलावा देश में कहीं पर भी वामपंथियों की सरकार नहीं है। सुपड़ा हर जगह साफ हो गया है केरल को छोड़कर। तीसरे इसमें जो निहितार्थ निकलता है वो ये निकलता है कि असम में सीएए और एनआरसी के मुद्दे पर चुप्पी साधना रणनीतिक तौर पर भाजपा को लाभ पहुंचाया है उसने, और उसके बाद भाजपा को वहां पर जीत दर्ज मिली है सीएए एनआरसी पर, जहां पर बहुत ज्यादा हिंसा हुई थी, बहुत ज्यादा विवाद हुआ था असम में। उसी राज्य में इस मुद्दे पर चुप्पी साध ली और फिर उन्हें इसके राजनीतिक फायदे मिले हैं। ये मुद्दे कहीं ना कहीं हाशिए पर गए हैं, कम से कम इस चुनाव से ये दिखता है, इन चुनाव के परिणामों से ये दिखता है। चौथा निहितार्थ ये निकलता है दोस्तों कि तमिलनाडु और केरल में अभी भी जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जो देश की राष्ट्रीय पार्टियां हैं, कांग्रेस, भाजपा, इन तमाम पार्टियों को अभी वहां पर कोई जगह नहीं है और ये अभी भी वहां के छत्रपों यानी क्षेत्रीय दलों के सहारे ही है। और इसका साफ तौर पर आपको दिखा कि किस प्रकार से डीएमके में कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी होने के बावजूद भी वहां पर एक सपोर्टिव रोल में है और भाजपा तो वहां पर खाता भी नहीं खोल पाई। और अगर मैं बात करूं, केरल की बात मैं करूं, तो भाजपा वहां पर खाता भी नहीं खोल पाई। और एआईएडीएमके के साथ भाजपा तमिलनाडु में, वहां पर भी उनको बहुत ही कम सीटें मिली हैं। सत्ता परिवर्तन की पुरानी परंपरा तमिलनाडु में जारी है। हालांकि कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन को लेकर अगर मैं बात करूं तो ये परंपरा पुडुचेरी में भी जारी है और ये परंपरा रुकी है केरल में और बंगाल में, पश्चिम बंगाल में और असम में भी। साथ ही साथ दोस्तों एक बात और निकल कर सामने आई कि कांग्रेस पार्टी को शीर्ष नेतृत्व का गैर जिम्मेदाराना रवैया ले डूबा, यानी जो उनका वर्तमान शीर्ष नेतृत्व है जो उनके पास है वो कहीं ना कहीं लापरवाह है। उन्होंने रैलियां ढंग से नहीं करी, उनका फोकस कहीं ना कहीं उन राज्यों में नहीं था जहां पर वो शायद भाजपा के खिलाफ खड़े हो सकते थे, शायद वो उस राजनीतिक जमीन को और ज्यादा मजबूत कर सकते थे, उसे और ज्यादा इस्तेमाल उसका कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। इसका खामियाजा पूरी पार्टी को भुगतना पड़ा और इसका यही नतीजा निकला, इसका यही परिणाम निकला कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ तमिलनाडु में ही जीत दर्ज कर पाई, जहां पर भी उसका बड़ा पार्टनर था द्रमुक। बाकी तमाम राज्यों में बुरी तरीके से करारी हार हुई है। इस पर मूल्यांकन करने की, आत्मलोकन करने की आवश्यकता है कांग्रेस पार्टी को। साथ ही साथ एक बात का और भी इसमें निहितार्थ निकलता है कि किसी भी राज्य में, एक तो सारे राज्यों में तमाम राजनीतिक दलों को बहुमत मिला है, कहीं पर भी अल्पमत नहीं है, कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि किसी और के साथ गठजोड़ करना पड़ जाएगा। अपने अपने गठबंधन तमाम जीते हैं। साथ ही साथ किसी एक पार्टी का एकाधिकार भी नहीं है, यानी विपक्ष को भी वहां की जनता ने मौका दिया है और अच्छे तरीके से उनको भी संख्या दिया है ताकि वो भी विधानसभा में उनके जनता की आवाज बन सकें। और ये पूरा का पूरा मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, ये कुछ निहितार्थ निकलकर सामने आए हैं। तो ये इसके साथ दोस्तों अब ये 5 राज्यों के जो चुनाव है इनका अब मैं वीडियो समाप्त करना चाहूंगा। जाते जाते एक बात आपको और बताना चाहूंगा दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में भी त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव चल रहे हैं और इन पंचायती चुनाव के नतीजे जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं और ये मैं आपको कल रात 9 बजे तक के आंकड़े बता रहा हूं कि उस समय तक भारतीय जनता पार्टी ने 700 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की थी और समाजवादी पार्टी ने 500 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज कर ली थी। रुझानों के माध्यम से रुझान अभी भी आ रहे हैं, गिनती 2 दिन से चल रही है और दोनों पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर है। कई सारे ऐसे जिले हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद थी कि वो जीतेगी लेकिन वो नहीं जीती और कई ऐसे जिले हैं जहां पर समाजवादी पार्टी जीत रही है, यानी वहां पर कांटे की टक्कर इस समय चल रही है। उत्तर प्रदेश में एक अच्छी संख्या निर्दलियों को भी मिल रही है, अन्य को भी मिल रही है और बसपा को करीब करीब 200 सीटों पर वो आगे चल रही है और कांग्रेस पार्टी भी
इतनी ही कांग्रेस पार्टी अभी ट्रिपल फिगर्स पर नहीं चल रही है, जब मैं कल रात को ये आंकड़े देख रहा था। अब देखना होगा कि आखिर अभी इनकी मतगणना चल रही है, आखिर जब ये नतीजे स्थिर हो जाएंगे तो इसमें कौन सी पार्टी की जीत दर्ज होती है। लेकिन एक फलसफा यह है कि अगले साल चूंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं और इस पंचायती चुनाव के निहितार्थ बहुत ज्यादा गहरे हैं, संकट की घंटी भी है, खतरे की घंटी भी है कि अगर समाजवादी पार्टी इतने नजदीक आ रही है भाजपा के, तो भाजपा को काम करने की जरूरत है और सोचने की जरूरत है कि आखिर कहां पर चूक हो रही है। बहरहाल समाजवादी पार्टी इस समय कांटे की टक्कर दे रही है भाजपा को, सत्तारूढ़ है उत्तर प्रदेश में। एक दोस्तों जाते जाते बात यही कहना चाहूंगा कि ये जब चुनाव के नतीजे आए तो इससे पहले चुनाव आयोग ने एक बात कही कि अगर चुनाव का जश्न मनाया गया तो उन पर कानूनी एक्शन होगा। लेकिन कई राज्यों से, तमाम राज्यों से ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां पर लोगों ने गुलाल लगाए, मिठाइयां बांटी, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई, मास्क की धज्जियां उड़ाई गई, कोविड प्रोटोकॉल्स की कुल मिलाकर धज्जियां उड़ाई गई। और अब उन पर केस होगा या नहीं ये नहीं पता, लेकिन कोई इस देश में नियमों का पालन नहीं करता और विशेष रूप से राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता। बहरहाल इन राज्यों के चुनाव समाप्त हो गए, ये पूरा का पूरा तमाशा समाप्त हुआ और कई मुख्यमंत्री जो बनने वाले हैं भावी, उन्होंने इस बात की घोषणा की है ट्विटर के माध्यम से कि अब हम अपने राज्य में कोविड के संकट को देखेंगे। मेरा बस यही सवाल है कि अगर आप नहीं जीतते तो क्या आप इन राज्यों में नहीं देखते। और एक बात और कि इस देश के शीर्ष नेताओं ने लिटरली चुनाव के लिए गली गली में जाकर रैलियां करी हैं। क्या अगर चुनाव होता तो आप करते ऐसा? क्या आप किसी गरीब के घर गए? क्या आप किसी अस्पताल में गए? सिर्फ चुनाव ही इस देश में सब कुछ है और इस देश में चुनाव के माध्यम से ही लोकतंत्र को जिया जाता है। जनता की कोई फिक्र नहीं है, जनता की कोई चिंता नहीं है। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि जो यहां पर चुनाव जीते हैं जो भी दल, ये काम करेंगे, उम्मीद ही कर सकते हैं। बाकी आपको भी पता है कि सारे के सारे एक ही जैसे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो लंबी हो गई दोस्तों, क्योंकि इसमें तमाम राज्यों का विश्लेषण करना था और तमाम चीजें जो मैंने एनालाइज की वो आपको बतानी थी। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल के आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं अपनी कोई भी वीडियो डालूं आप तक उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर पहुंच जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते। नमस्कार।